हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारे सेशन 6 का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनबीएफसी को डिस्कस करा था काफ़ी डिटेल में। मैंने कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे से एनबीएफसी के बारे में पढ़ा पाऊँ, और इसमें टाइप्स ऑफ एनबीएफसी भी हमने डिस्कस करा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एनएआरसीएल को भी डिस्कस करा कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी मल्टी स्टेटमेंट मल्टी सेलेक्ट बेस्ड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, या फिर एनबीएफसी उसके सिग्निफिकेंस उसके टाइप से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें से इजीली अटेम्प्ट कर पाए। इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, और म्यूचुअल फंड्स के बाद जो हमारा इसका थर्ड पार्ट बनेगा, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, उसके अंदर हम लोग पेंशन सिस्टम की बात करेंगे, पेंशन फंड्स की बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस प्रोसीड टू अवर वीडियो। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स का क्या काम होता है, कौन इन्हें मैनेज करता है, कौन इन्हें रेगुलेट करता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। Mutual fund is a trust that pools money from investor and invests in securities like equity, debt, money market instruments, gold, etc. managed by a professional fund manager regulated by SEBI regulations 1996। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल नाम से हमें पता चलता है कि बहुत कुछ मिलकर हो रहा है, एक फंड है ना। तो आपने फॉर एग्जांपल कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, तो क्या होगा, आपने पैसा किसी एक फंड में लगाया। उस फंड में आपने कितना भी पैसा लगाया, मान लीजिए 5,000 रुपये लगाए। अब वो जो फंड होगा उसे मैनेज करने के लिए एक तो एक फंड मैनेजर होगा, और ये क्या करेगा, बहुत सारी सिक्योरिटीज में मान लीजिए 100% जो भी इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसका 1% एक कंपनी में लगाया, 1% किसी और कंपनी में लगाया, 1.5% कहीं लगाया, 2% कहीं लगाया, आधा परसेंट कहीं लगाया, 3% कहीं लगाया। इस तरह से अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज में, जैसे इक्विटी, डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड, कहीं पर भी लगा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक ही जगह लगाना है, मल्टीपल जगह लगाते हैं, 40-50 जगह, एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो, आधा आधा परसेंट करके आपका पैसा लगा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आपका पैसा एक जगह ना रख के काफी डाइवर्सिफाइड वे में लग रहा है, कि अगर कहीं पे लॉस है तो कहीं पे प्रॉफिट भी हो जाएगा, कहीं पे प्रॉफिट है तो हल्का फुल्का लॉस भी हो जाएगा। बट ओवरऑल जो एक मार्केट सेंटिमेंट है या मार्केट ट्रेंड्स हैं, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग बात करें, तो म्यूचुअल फंड्स हमेशा आपके पैसे को अप्रिशिएट करता है। दूसरी चीज, इसे मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं। तीसरा, इसको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी म्यूचुअल फंड्स को सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के अंडर रेगुलेट करता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं, सॉरी चार चीजें। सबसे पहले स्पॉन्सर, फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फिर ट्रस्टीज, और फिर कस्टोडियंस। इन चारों का क्या रोल है, ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर में चार चीजें हैं, स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टीज और कस्टोडियंस। ओके, आगे अगर हम लोग इसमें बात करें की एंटिटीज की, तो सबसे पहले की एंटिटीज कौन सी है हमारे पास, स्पॉन्सर पढ़ा था हमने सबसे पहले। स्पॉन्सर का क्या काम होता है, स्पॉन्सर होता है प्रमोटर जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करता है। स्पॉन्सर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, जैसे जो भी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं वो एक तरह से आपके स्पॉन्सर्स हैं। क्वांट्स है, फिर आपकी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स है, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स है, मीरा कर मीरे करके एक है। तो ऐसे मल्टीपल कंपनीज हैं, मल्टीपल स्पॉन्सर्स हैं, वो किसी एक फंड को स्टैब्लिश करते हैं, उसके प्रमोटर होते हैं। वो कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे, गवर्नेंस डिफाइन करेंगे, और ट्रस्टीज को अपॉइंट करेंगे। तो ट्रस्टी को अपॉइंट करना किसका काम होता है, स्पॉन्सर का काम होता है। स्पॉन्सर का काम क्या हुआ, कैपिटल इन्फ्यूज करना, गवर्नेंस डिफाइन करना, और ट्रस्टीज को अपॉइंट करना। इसके अलावा सेबी ने बोला है कि स्पॉन्सर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए, और कम से कम 5 साल का, मतलब 5+ ईयर्स का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके स्पॉन्सर बन सकता है। स्पॉन्सर बनने के लिए 5 साल का फाइनेंशियल, मतलब 5 साल से ज्यादा का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए। स्पॉन्सर कौन होता है, जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को प्रमोट करेगा, उसमें पैसा लगाएगा, कैपिटल इन्फ्यूज करेगा, गवर्नेंस डिफाइन करेगा, ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगा, और उसे कम से कम 5+ साल का वर्किंग एक्सपीरियंस फाइनेंशियल सेक्टर का होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रस्टीज। ट्रस्टीज का काम क्या होता है, ट्रस्टी नाम से हमें पता चलता है जिस पर ट्रस्ट किया जा रहा है। तो ट्रस्टी सेफगार्ड इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड मॉनिटर फंड ऑपरेशंस। ट्रस्टीज का काम है कि ये इंश्योर करना कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हम जब बैंकिंग में होते हैं तो हम डिपॉजिटर होते हैं, अगर हमने बैंक में पैसा जमा करा है
तो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट होता है वो पैसा जो उसने डिपॉजिट किया है। सिमिलरली यहां पर पैसा डिपॉजिट नहीं होकर इन्वेस्ट होता है, तो यहां पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट से मतलब है जो इन्वेस्टर ने पैसा दिया है या इन्वेस्ट किया है। तो ट्रस्टी का काम होता है टू सेफगार्ड इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड मॉनिटर फंड ऑपरेशंस। दे एंश्योर द एएमसी फॉलोज स्कीम ऑब्जेक्टिव्स एंड सेबी रेगुलेशन। एएमसी से मतलब है जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जिनको अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, वो हमारे म्यूचुअल फंड का पार्ट था। तो ये एंश्योर करते हैं कि जिस भी स्कीम के हिसाब से एएमसी ने अपने फंड को बनाया है उसी को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक स्कीम आती है ग्रीन फंड के नाम से, ठीक है, एक कोई स्कीम आई ग्रीन फंड। ग्रीन फंड ने बोला कि हम उन कंपनी के शेयर्स लेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी में अपना काम करती हैं। कोई भी किसी स्पॉन्सर ने, मान लीजिए एसबीआई ने या आईसीआईसीआई ने अपना ग्रीन म्यूचुअल फंड लॉन्च करा। एम क्या हुआ? उन कंपनीज के स्टॉक्स में पैसा लगाना जो रिन्यूएबल एनर्जी का काम कर रही हैं। अब ट्रस्टीज ये इंश्योर करेगा कि वो इन्हीं गाइडलाइन के हिसाब से काम करे। ऐसा ना हो कि वो अचानक से किसी कोल प्लांट में या पेट्रोलियम प्लांट में पैसा लगाने लग जाए। नहीं, ग्रीन फंड जिसकी गाइडलाइन उन्होंने ये दिया कि वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करेंगे तो उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगाया जाएगा। तो ट्रस्टीज इंश्योर करते हैं कि एएमसी स्कीम के ऑब्जेक्टिव को फॉलो करे और सेबी के रेगुलेशंस को माने। दे एक्ट एज इंडिपेंडेंट सुपरवाइजर्स ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज। तो जो ट्रस्टीज हैं दे एक्ट एज इंडिपेंडेंट सुपरवाइजर्स ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। एएमसी का क्या काम है? एएमसी पूरी स्कीम को मैनेज करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखता है और रिसर्च एक्टिविटीज करता है। जो उस फंड को मैनेज कर रही है कंपनी, वो क्या करेगी? वो उस फंड से रिलेटेड सब कुछ देखेगी, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ रिसर्च करना है, पूरी स्कीम को मैनेज करेगी। तो ये काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का है। ये फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, एनालिस्ट अपॉइंट करती है, एग्जीक्यूट्स बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन। तो जो उस फंड को बाय या सेल के ट्रांजैक्शन है उनका भी एग्जीक्यूशन एएमसी के पास में होता है। ऑल ऑपरेशंस आर कंडक्टेड अंडर ट्रस्टी एंड सेबी ओवरसाइट। तो एएमसी जो है ट्रस्टी के अंदर काम करेंगी और सेबी का ओवरसाइट एएमसी पर भी रहता है। फिर आते हैं कस्टोडियन। कस्टोडियन का क्या काम होता है? कस्टोडियन सीक्रेटली होल्ड्स ऑल सिक्योरिटीज परचेज बाय द म्यूचुअल फंड्स। तो कस्टोडियन के पास सारी सिक्योरिटीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड ने खरीदी हुई हैं। मतलब म्यूचुअल फंड ने तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके बहुत सारी सिक्योरिटीज खरीदी हुई ना। 1% पैसा कहीं लगाया हुआ है, 1.5% पैसा कहीं लगाया है, आधा परसेंट कहीं लगाया है, 1.25% कहीं लगाया है, तो वो अलग अलग जगह लगाया है। तो वो सारा पैसे का देख रेख करना, वो सारी सिक्योरिटीज का जो डिजिटल फॉर्म में रखना है, डीमैट फॉर्म में रखा जाता है सब कुछ, वो काम कस्टोडियन का होता है। दे मैनेज सेटलमेंट, ट्रांसफर एंड मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स। कस्टोडियन मैनेज सेटलमेंट, ट्रांसफर एंड मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स। कस्टोडियन जो होते हैं वो भी सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। Custodian of the mutual fund must be SEBI registered independent institution। एक इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। ये हम म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंटिटीज इन अ म्यूचुअल फंड। तो जो शुरू में 4 चीजें हमने पढ़ी, स्पॉन्सर्स, ट्रस्टी, एएमसी, कस्टोडियन, वो तो हमारा स्ट्रक्चर का भी पार्ट था। एएमसी हुआ, कस्टोडियन हुआ, ट्रस्टी हुआ, है ना, या फिर स्पॉन्सर हुआ। स्पॉन्सर ये हमारे म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। एक एंटिटी और आती है म्यूचुअल फंड में जो होते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इनका काम होता है दे मेंटेन इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स, केवाईसी, स्टेटमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब ये म्यूचुअल फंड के अलावा, उसके स्ट्रक्चर के अलावा एक एंटिटी और है, आरटीएज। इनका काम है टू मेंटेन इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स, उनका केवाईसी, उनकी स्टेटमेंट्स या जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। दे हैंडल एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी रिक्वेस्ट एंड यूनिट होल्डर सर्विसेज। एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी क्या होता है ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे इसमें। बट जो भी हमारी एसआईपी, जैसे आप मान लीजिए एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप बैंक में आरडी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप एसआईपी करते हैं। तो एसआईपी थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर महीने जमा करते रहेंगे। ये पीरियोडिक होते हैं हमारे पास। ओके, एसआईपी क्या करेगी? एक मंथली इन्वेस्टमेंट या क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड्स में एक बार लगाते हो,
आपने एक बार में म्यूचुअल फंड्स खरीदे, तो जैसे आपने बल्क अमाउंट में एफडी खरीद ली, आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिए। ऐसे ही आप जब मंथली लगाते हो आरडी की तरह, आप एसआईपी करते हो। एसटीपी और एसडब्ल्यूपी में भी ऐसे ही होता है। एसडब्ल्यूपी में आपने एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब आप मंथली उसमें से विड्रॉ कर रहे हो। मंथली एज इन एक फिक्स पीरियड होगा कि हर महीने में या हर क्वार्टर में आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, अब आप हर महीने उसमें से 10-10 हज़ार रुपए करके निकाल रहे हैं। और एसटीपी के अंदर क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उनमें शिफ्ट होता रहता है पैसा। अभी कोई स्कीम आपने है, फिर आप बीच में अपनी स्कीम चेंज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप उसमें क्या एनालिसिस कर रहे हो। तो ये होते हैं एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी। तो ये सब काम भी हैंडल करना आरटीए का काम होता है। तो ये तो हमारे म्यूचुअल फंड की एंटिटीज। अब इसमें अगली चीज है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इस इमेज में मैंने बहुत सारा कुछ दिखाया है आपको। जैसे रिस्क के बेस पे हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, लो रिस्क, लो टू मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई, हाई और वेरी हाई। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स। एसेट क्लास के बेस पे करते हैं हम लोग डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड या फिर बैलेंस्ड फंड या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। मतलब इसका मतलब जैसे ये है, तो जो डेट म्यूचुअल फंड्स होगा ये डेट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है ये इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा। हाइब्रिड बैलेंस फंड्स क्या है, ये दोनों का मिक्स करके करेगा। ऐसे ही ये है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब आपका इन्वेस्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, लिक्विडिटी आपको रखनी है अपने पास, या रिटायरमेंट सेविंग कर रहे हैं, टैक्स सेविंग कर रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, इनकम देख रहे हैं। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर होता है। स्पेशलिटी पर होता है कि किस तरह के हमारे फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं या फंड्स ऑफ फंड्स हैं, कमोडिटी बेस्ड हैं, एसेट एलोकेशन है, रिटायरमेंट के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, डिपेंडिंग कि उन्हें स्पेशलाइज वे में बनाया जाता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। हमें ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें लिमिटेड पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता है और जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले इसमें देखेंगे ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं, दे अलाउ परचेज एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स एनी टाइम। आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है ना, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लगाए, तो 10,000 रुपए में आपको फंड्स की कुछ यूनिट मिल जाएंगी। मान लेते हैं कि 10 यूनिट मिल गई, ठीक है। अब इन 10 यूनिट को अगर आपने 10,000 रुपए में खरीदा, तो मतलब एक यूनिट की कॉस्ट 1000 रुपीज थी उस टाइम पर आपने जब खरीदा। अब 4 दिन बाद या 10 दिन बाद मान लेते हैं इसकी कॉस्ट हो गई 1200 रुपए पर यूनिट। तो अब आपकी इन 10 यूनिट की जो कॉस्ट होगी, सॉरी, इन 10 यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो 12,000 होगी। तो अब आपने मान लीजिए दोबारा आपने इसके अंदर इस दिन पर 12,000 रुपए इन्वेस्ट करें या 10,000 ही इन्वेस्ट करें, तो अब 10,000 में आपको 10 यूनिट नहीं मिलेंगी, जो 10,000 में यूनिट का प्राइस आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी वो मिलेंगी। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको कुछ यूनिट्स एलोकेट होती हैं, उन्हीं यूनिट को आपने खरीदा या इन्वेस्ट किया है, या फिर आप उन्हें रिडीम करोगे या फिर सेल करोगे। नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो सेल होता है, बट टेक्निकली अगर बात करें तो आप रिडीम करते हो उन्हें। तो ओपन एंडेड फंड्स में आपके पास कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी उन्हें परचेस कर सकते हैं और कभी भी रिडीम कर सकते हैं। कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं है। नेट एसेट वैल्यू जो होती है इसकी, वो आपकी डेली मार्केट वैल्यू के हिसाब से फ्लक्चुएट होती है। तो अब यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ा है एनएवी। एनएवी क्या होता है, एनएवी होता है आपका एक तरह से यूनिट का प्राइस। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, नेट एसेट वैल्यू होती है कि एक जो आपकी यूनिट है, जैसे अभी हमने अपनी बात करी थी, एक मिनट, हाँ, हम लोगों ने अपनी बात करी थी कि एक यूनिट की वैल्यू हमने 1,000 रुपए मानी थी। तो ये 1,000 रुपए जो है ये एनएवी है, एक यूनिट का प्राइस, ठीक है। इट इज द पर यूनिट मार्केट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है एसेट लायबिलिटीज के डिफरेंस और डिवीजन का, वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके अंदर जो लोग लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ओपन एंडेड फंड होता है। फिर अगला आता है क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड के अंदर क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एनएफओ के टाइम पे सेल किए जाते हैं और मैच्योरिटी पे रिडीम कर लिए जाते हैं। तो एनएफओ होता है न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर।
जब कोई नया फंड बन रहा होता है तो उसे एनएफओ कहते हैं। उस टाइम पर अगर आप उसमें पैसा लगाते तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ता जाता है। तो क्लोज एंडेड फंड्स में आप सिर्फ ड्यूरिंग एनएफओ ही पैसा लगाएंगे और इनका एक टाइम होगा कि ये 2 साल के लिए है या 10 साल के लिए है या 5 साल के लिए है, और मैच्योरिटी पे ये ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएंगे। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी खरीद दिया कभी भी बेच दिया, इसके अंदर फिक्स टाइम पीरियड हो गया। ये लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, प्रोवाइडिंग लिमिटेड लिक्विडिटी वाया ट्रेडिंग। मतलब आपको अगर लिक्विडिटी का ऑप्शन चाहिए तो आप उन्हें रिडीम नहीं कर सकते, आप किसी और को बेच सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड आप किसी और को बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, मतलब सेकेंडरी मार्केट में इनकी ट्रेडिंग होती है। आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स विलिंग टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ फिक्स टेन्योर। तो यहाँ पे उनके लिए होता है ओपन एंडेड जिनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, और क्लोज एंडेड उनके लिए होता है जो फिक्स टेन्योर के लिए पैसा लगा के छोड़ सकते हैं। इंटरवल फंड्स, इंटरवल फंड्स में क्या होता है, ऑपरेट एज अ मिक्स ऑफ ओपन एंड क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्स। तो इंटरवल फंड्स के अंदर इन दोनों का ही स्ट्रक्चर आपका कॉमन होता है, इन दोनों का स्ट्रक्चर या इन दोनों के फीचर्स आ जाते हैं। कैसे आते हैं, यूनिट्स कैन बी बॉट और सोल्ड ओनली ड्यूरिंग डिफाइंड इंटरवल। एक पर्टिकुलर इंटरवल आएगा तभी आप इसकी यूनिट्स खरीद या बेच सकते हैं, या फिर परचेज या रिडीम कर सकते हैं। इंटरवल फंड्स के अंदर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टर सीकिंग कंट्रोल्ड लिक्विडिटी। जो कंट्रोल लिक्विडिटी चाह रहे हैं मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स, उनके लिए इंटरवल फंड्स अच्छे होते हैं। आगे देखते हैं, अगला आता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड के अंदर क्या होता है, 65% इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही रहेगा। इनमें रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ कलेक्शन के लिए सूटेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ कलेक्शन के लिए सूटेबल होते हैं। इनमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ईएलएसएस और सेक्टरल फंड्स होते हैं। ईएलएसएस की फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये होती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये होती है ईएलएसएस की फुल फॉर्म। ये आपके एग्जाम के लिए एक जरूरी चीज है। इसको मैं यहां पर रब कर देता हूं अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया हो तो। ओके, अब इसके बाद आते हैं डेट फंड्स। डेट फंड्स का क्या होता है, ये बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। डेट फंड्स का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। दे ऑफर स्टेबल लो टू मॉडरेट रिस्क रिटर्न। स्टेबल होते हैं मतलब रिस्क बहुत कम होता है, और लो टू मॉडरेट रिस्क रिटर्न होता है मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठीक है। जैसे आपके एफडीज होते हैं, एफडी से ज़्यादा ही रहता है ये यूजुअली कैपिटल मार्केट का इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको हाई रिस्क में आप बात करते हैं, हाई रिटर्न पे आपको 25%, 30% का भी मिल जाता है, इसमें 10%, 12% ऐसा रहता है। कैटेगरीज इंक्लूड लिक्विड, ओवरनाइट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गिल्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फंड्स। आगे हैं हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, ये मिक्स होते हैं, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, और कभी कभी इसमें कमोडिटी एसेट्स भी मिला देते हैं, जैसे गोल्ड मिला दिया। एक आईसीआईसीआई का ऐड आता था कुछ टाइम पहले, वो तीनों में मिलाता था, हाइब्रिड फंड था। सिर्फ आईसीआईसीआई नहीं, और भी ऐसी एएमसीज हैं या फिर ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो आपको हाइब्रिड फंड्स ऑफर करते हैं। अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग सीखेंगे इस चीज को। बैलेंस रिटर्न्स बाय डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस एसेट क्लासेस, वही बात है, बैलेंस करता है ये। कैसे, क्योंकि हाइब्रिड में भी कर रहा है, सॉरी इक्विटी में भी कर रहा है, डेट में भी कर रहा है, कमोडिटी में भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसने यहाँ का रिस्क ले लिया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी पर बेस्ड है, मिक्स्ड है, डाइवर्सिफाइड है। तो ये खास बात होती है हाइब्रिड फंड्स की। इसमें इनके फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बीएफ और मल्टी एसेट फंड्स। एग्रेसिव हाइब्रिड होता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है, बीएएफ होता है और मल्टी एसेट फंड होता है। तो जो ये बीएएफ होता है, बीएएफ का क्या काम होता है, बीएएफ होता है आपका बैलेंस्ड फंड होता है, एक तरह का बैलेंस्ड एसेट फंड। तो बैलेंस्ड एसेट फंड क्या होता है, जैसे आपके हाइब्रिड के अंदर ये इसका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है यूजुअली, कि मान लीजिए 20% इक्विटी, 40% डेट और 20% या 30% जो बचा
वो आपका कॉमोडिटी। बीएएफ में क्या होता है, ये डायनामिक एलोकेशन होता है इसका, ये कभी भी आपका कितना भी स्विच कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं अब। फिर आते हैं हमारे इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। ओके, इंडेक्स फंड और ईटीएफ की बात करें तो पैसिव फंड्स होते हैं इनके, और ये निफ्टी और सेंसेक्स पे डिपेंड करते हैं। पैसिव फंड्स ट्रैकिंग इंडेक्सेस लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स। लो कॉस्ट होता है क्योंकि इनके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है, ये ऑलरेडी लिंक हो जाते हैं इनके थ्रू, निफ्टी सेंसेक्स के थ्रू। ईटीएस होते हैं हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड, CHANG एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये क्या होते हैं, ईटीएफ हमारे एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं और ये इंट्राडे लिक्विडिटी ऑफर करते हैं। आपने आज खरीदा आज ही बेच दिया, सुबह खरीदा शाम तक बेच दिया मार्केट बंद होने से पहले, तो ये ईटीएफ्स कहलाते हैं। फिर एक आते हैं एफओएफ, फंड्स ऑफ फंड्स। एफओएफ क्या होते हैं, कोई एक ऐसा फंड है जो दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सिक्योरिटीज। तो एफओएफ्स अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एएमसीज, थीम्स एंड ज्योग्राफीज। मान लीजिए एफओएस में ये ग्रीन फंड में भी कर रहा हो, हाइब्रिड फंड में भी कर रहा हो, किसी और तरह के फंड में भी कर रहा हो, तो एफओएस प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एएमसीज, थीम्स एंड ज्योग्राफीज। दे आर यूजफुल फॉर इंटरनेशनल एंड मल्टी एसेट एलोकेशन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स थे म्यूचुअल फंड्स के, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। अब कुछ इसमें की कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या क्या होती हैं। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, हमने पीछे डिस्कस करी थी क्या होती है, पर यूनिट मार्केट वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड स्कीम की, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास अगर 10,000 रुपए में 10 यूनिट आई तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,000। ये क्या है, ये इसकी एनएवी हो गई। इट इज कैलकुलेटेड एट टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज आपके म्यूचुअल फंड की कितनी है उसे हमने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा उसका एनएवी आ जाता है। फिर आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो इज द एनुअल फी चार्ज बाय द एएमसी फॉर मैनेजिंग द फंड। एक्सपेंस रेशियो इज द एनुअल फी चार्ज बाय द एएमसी फॉर मैनेजिंग द फंड। सेबी ने इसकी वैल्यू 2.25% पर कैप की हुई है विद लोअर लिमिट फॉर डेट फंड्स। तो 2.25% हमारी इक्विटी फंड्स के लिए सेबी ने लिमिट लगा रखी है, डेट फंड के लिए ये वैल्यू 2.25% से भी लेस होगी, 2.25% से भी कम होगी। फिर आता है एयूएम, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये हम लोग जब भी कोई म्यूचुअल फंड देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका एयूएम कितना है। एयूएम एक तरह से उसका साइज बताता है कितना बड़ा म्यूचुअल फंड है। तो AUM is the total market value of all the assets by a mutual fund scheme। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आपने भी 10,000 रुपए लगा रखे हैं, आपके जैसे और भी 4 लोग हैं, मान लीजिए उन्होंने 10,000 रुपए लगा रखे हैं, फिर किसी ने 5,000 लगा रखे होंगे, किसी ने 2,000, किसी ने हो सकता है 50,000। तो टोटल जितना भी अमाउंट उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है उस स्कीम में, वो एसेट्स हैं, और वो एसेट्स इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स मैनेज बाय म्यूचुअल फंड स्कीम, वो AUM कहलाता है। हायर AUM इंडिकेट्स ग्रेटर इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन एंड फंड साइज। तो जितना ज्यादा AUM मतलब उतना ही ज्यादा इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट करा है और उतना ही ज्यादा उसका फंड साइज है। फिर आती है एक टर्म एंट्री लोड या फिर एग्जिट लोड। ये दो तरह की चीजें होती हैं। तो एंट्री लोड होता है इनिशियल परचेज चार्ज, ये सेबी ने 2009 में बैन कर दिया था। एंट्री लोड इज द इनिशियल परचेज चार्ज, और ये सेबी ने 2009 में बैन कर दिया था। एग्जिट लोड होता है इज द फी चार्ज ऑन अर्ली रिडेम्पशन टू डिस्करेज प्रीमेच्योर विड्रॉल। एग्जिट लोड होता है जो फी चार्ज की जाती है ऑन अर्ली रिडेम्पशन टू डिस्करेज प्रीमेच्योर विड्रॉल। रिस्कोमीटर होता है, रिस्कोमीटर जो है सेबी का 6 लेवल स्केल है शोइंग फंड की रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो सेबी का 6 लेवल स्केल जो कि फंड की रिस्क प्रोफाइल शो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्कोमीटर कहते हैं। कैटेगरीज है इसकी लो से वेरी हाई, हेल्पिंग इन्वेस्टर असेस सुटेबिलिटी। तो हमने पीछे जो एक स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था, लो रिस्क, लो टू मॉडरेट पढ़ा था ना हमने। लो रिस्क था सबसे पहले, लो टू मॉडरेट था, लो टू मॉडरेट, फिर इसके बाद आया था मॉडरेट, आया था लो टू मॉडरेट के बाद, फिर मॉडरेटली हाई आया था,
फिर हाई था और फिर वेरी हाई था। इस तरह से 6 अलग अलग हम लोगों ने रिस्क कैटेगरीज पढ़ी थी। जब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में सबसे पहली चीज पढ़ी थी वो बेस्ड ऑन रिस्क था, वो यही था, रिस्कोमीटर था सेबी का। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी ने खुद से बना लिया कि उसका लो है, मीडियम है या क्या है, लो है या मॉडरेट है या हाई है। सेबी ने दिया है 6 लेवल का स्केल। फिर रिस्कोमीटर के बाद अगली टर्म आती है हमारे पास बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या बोलता है? बेंचमार्क एक इंडेक्स होता है यूज टू कंपेयर फंड की परफॉर्मेंस। एक थ्रेशोल्ड हो गया है ना, तो बेंचमार्क इज एन इंडेक्स जो कि फंड की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कॉमन बेंचमार्क क्या है? निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 या क्रिसिल बॉन्ड इंडेक्स, जो हमारे सेंसिटिव इंडेक्स हमने पढ़ा था ना, सेंसेक्स, निफ्टी, इनकी वैल्यूज कितनी है, तो वो बेंचमार्क है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उसके कंपैरिजन में हमारा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर ये वो आगे हम लोगों ने पीछे डिस्कस करा था, SIP, STP, SWP। SIP के अंदर हम पीरियोडिक इन्वेस्ट करते हैं फिक्स अमाउंट का इनटू अ म्यूचुअल फंड। STP क्या करता है? ये फंड को अलग अलग स्कीम्स में शिफ्ट करता है। और SWP क्या होता है कि ये पीरियोडिक विड्रॉल अलाउ करता है आपको आपके फंड से। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अगर म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स की हम लोग बात करें, ये आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है, लिक्विडिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है और सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमने सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि इनके कि ये प्रोफेशनल मैनेजर होता है, कोई फंड मैनेजर हायर किया जाता है। डाइवर्सिफिकेशन हमने देखा म्यूचुअल फंड्स कैसे अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीपल तरह की कंपनीज हैं, इक्विटीज में भी करते हैं, डेट में भी करते हैं, कमोडिटीज में भी करते हैं। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड्स आपको लिक्विडिटी भी देते हैं, इंट्राडे लिक्विडिटी वाले फंड्स भी हमने देखे, फिर हमने ओपन एंडेड फंड्स भी देखे। ट्रांसपेरेंसी, आप जब भी म्यूचुअल फंड लेते हैं तो पूरा स्कीम ऑफर स्कीम डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है, आप उसे साइन करते हैं। उसके अलावा ये किस किस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी म्यूचुअल फंड बताता है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कमीशन बेसिस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और सेबी रेगुलेटेड की मतलब है कि ये चीज़ आपकी सेफ है। AMFI की बात करते हैं। AMFI एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। AMFI होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कि सभी सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। It promotes investor awareness through campaigns like म्यूचुअल फंड सही है and ensures transparent industry practices। तो जैसे टीवी में बहुत ऐड आता है, OTT पे, यूट्यूब पर बहुत आता है, म्यूचुअल फंड सही है, तो ये क्या है? ये ऐड है जो कि AMFI के थ्रू रिलीज होता है। AMFI ये वाले ऐड रिलीज करती है, क्यों? लोगों को अवेयर करती है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज की प्रैक्टिस क्या होती है और वो क्या होता है। AMFI formulates ethical codes and guidelines for AMCs and distributors to maintain fairness and integrity। तो ये एक तरह से सेल्फ रेगुलेटरी का भी काम कर रही है, उन्हें गाइडलाइन भी इशू कर रही है AMCs को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि कस्टमर्स के साथ या बेसिकली इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखाधड़ी ना होने पाए। It oversees distributor certification by administrating the NISM 5A mutual fund distributor exam and maintaining ARN register। तो जो भी कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है म्यूचुअल फंड का, एक तो उसे NISM 5A एग्जाम क्लियर करना होता है जिसको ओवरसी AMFI करता है, साथ में उसे ARN रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, तभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन पाता है। AMFI पब्लिश मंथली इंडस्ट्री डेटा, AUM इनफ्लोज आउटफ्लोज एंड वर्क विद SEBI टू डेवलप पॉलिसी इंप्रूवमेंट फॉर द म्यूचुअल फंड सेक्टर। तो जैसे अगर आप लोग बैंकिंग रिलेटेड न्यूज देखते होंगे तो IBA होता है जो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ डील करता है और बैंकर्स के साथ डील करता है। सेम वे AMFI सेबी के साथ डील करता है। और क्या काम है इसका? इसका काम है टू डेवलप पॉलिसी इंप्रूवमेंट फॉर द म्यूचुअल फंड सेक्टर। तो ये हमारा म्यूचुअल फंड का वीडियो था। इसमें हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखी म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर से लेकर जो की एंटिटीज उसमें आती हैं और जो टाइप्स आते हैं, यही सारे वो पॉइंट्स हैं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।